नमस्कार। स्रोत सामग्री के पहले अध्याय पर आधारित आज के इस खास विश्लेषण में हम उस अद्भुत और वैज्ञानिक सफर को डिकोड करने वाले हैं जो एक छोटे से बीज को हमारे भोजन की थाली तक पहुंचाता है। देखिए, विज्ञान की नज़र से समझें तो ये कोई साधारण बात नहीं है। एक फसल को उगाने और उसे सुरक्षित हम तक पहुंचाने के पीछे बहुत ही सटीक, कदम दर कदम वैज्ञानिक प्रक्रिया काम करती है। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस पूरी यात्रा को बेहद सरल और स्पष्ट तरीके से समझते हैं। आज की हमारी इस चर्चा का रोड मैप कुछ इस तरह रहेगा। सबसे पहले कृषि की शुरुआत, उसके बाद सही बीज का चुनाव, फिर समझेंगे खाद और उर्वरक का फर्क, इसके बाद फसल की सिंचाई, सुरक्षित भंडारण के तरीके और आखिर में जानेंगे पशुओं से मिलने वाले भोजन के बारे में। तो शुरू करते हैं खंड 1, कृषि की शुरुआत, यानी आधार तैयार करना। अब जरा सोचिए, एक अच्छी सुकून भरी नींद के लिए हम क्या करते हैं? अपना तकिया थपथपाकर मुलायम बनाते हैं ना? बिल्कुल यही विज्ञान मिट्टी के साथ भी काम करता है। बुवाई से पहले मिट्टी को भुरभुरा और ढीला करना सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है, ताकि पौधों की जड़ें गहराई तक जा सकें और आसानी से सांस ले सकें। अगर पारंपरिक तरीकों की बात करें तो सदियों से इस जाने पहचाने बैल चालित हल का इस्तेमाल होता आ रहा है। ये एक ऐसा प्राचीन उपकरण है जिसका उपयोग जुताई करने, मिट्टी में खाद मिलाने और खरपतवार निकालने के लिए किया जाता रहा है। इसमें लोहे की एक मजबूत तिकोनी पत्ती होती है जिसे फाल कहते हैं, जो बड़ी आसानी से मिट्टी को चीरती है। ये पूरी तरह से शारीरिक और पशु श्रम पर निर्भर एक तकनीक है। लेकिन विज्ञान कहाँ रुकने वाला है? समय के साथ तकनीक बदली और अब हमारे पास आधुनिक ट्रैक्टर चालित कल्टीवेटर हैं। पारंपरिक हल के मुकाबले इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये इंसानों और जानवरों की भारी मेहनत तो बचाता ही है, साथ ही समय की भी जबरदस्त बचत करता है। आज के समय में बड़े से बड़े खेत की मिट्टी भी कम समय में बिल्कुल सटीक तरीके से तैयार हो जाती है। आगे बढ़ते हैं खंड 2 पर, सही बीज का चुनाव। अब मिट्टी तो एकदम बढ़िया तैयार हो गई, लेकिन अगला सबसे महत्वपूर्ण चरण है बीजों का चयन। क्योंकि सच तो ये है कि सबसे अच्छी मिट्टी भी बिना उच्च गुणवत्ता वाले स्वस्थ बीज के एक अच्छी फसल नहीं दे सकती। हमेशा अधिक उपज देने वाले और स्वस्थ बीजों को ही चुना जाता है। पर यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प, एकदम व्यावहारिक सवाल उठता है। आखिर किसान वैज्ञानिक रूप से इन स्वस्थ बीजों को खराब बीजों से अलग करते कैसे हैं? क्या एक एक बीज को हाथ से छांटा जाता है? बिल्कुल नहीं। इसके पीछे एक बहुत ही शानदार और आसान सा विज्ञान काम करता है। इसे एक बहुत ही अचूक और आसान घरेलू प्रयोग से समझा जा सकता है। बस एक बीकर को आधा पानी से भरिए, उसमें मुट्ठी भर बीज डालिए और थोड़ा हिलाइए। फिर देखिए विज्ञान का जादू। जो बीज खराब होते हैं वे अंदर से खोखले हो चुके होते हैं। खोखले होने के कारण वे हल्के हो जाते हैं और पानी की सतह पर तैरने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ जो ठोस और स्वस्थ बीज होते हैं वे भारी होने के कारण सीधे तली में जाकर बैठ जाते हैं। है ना एकदम आसान और सटीक तरीका? चलिए, अब आते हैं खंड 3 पर, खाद बनाम उर्वरक। लगातार फसलें उगाने से मिट्टी में मौजूद पोषक तत्व कम होने लगते हैं। मिट्टी की इसी भूख को मिटाने के लिए खाद और उर्वरक मिलाए जाते हैं, लेकिन इन दोनों में कुछ बहुत ही बुनियादी अंतर हैं। उर्वरक, जिसे हम फर्टिलाइजर भी कहते हैं, और प्राकृतिक खाद यानी मैन्योर, इन दोनों की संरचना एकदम अलग है। सबसे बड़ा फर्क तो इनकी उत्पत्ति का है। उर्वरक एक मानव निर्मित अकार्बनिक लवण है जो पूरी तरह से फैक्ट्रियों में तैयार होता है, जबकि इसके उलट खाद एक प्राकृतिक पदार्थ है। ये गोबर और पौधों के अवशेषों के विघटन यानी गलने सड़ने से बनती हैं और इसे बड़े आराम से खुले खेतों में ही तैयार किया जा सकता है। तो फिर वैज्ञानिक नजरिए से जैविक खाद को इतना बेहतर क्यों माना जाता है? इसके कई ठोस कारण हैं। प्राकृतिक खाद मिट्टी की जल धारण क्षमता यानी पानी को सोख कर रखने की ताकत को काफी बढ़ा देती है। सबसे खास बात, ये मिट्टी को भुरभुरा और सरंद्र बना देती है, जिससे गैसों का आदान प्रदान बहुत आसानी से हो पाता है। इतना ही नहीं, ये मिट्टी के अंदर मित्र जीवाणुओं की संख्या भी बढ़ाती है, जिससे मिट्टी की पूरी सेहत में सुधार होता है। ये एक ऐसा जीवंत वातावरण बनाती है जो कृत्रिम उर्वरक कभी नहीं बना सकते। अब रुक करते हैं खंड 4 की तरफ, फसल की सिंचाई का विज्ञान। अब तक हमने मिट्टी को पोषण दे दिया, लेकिन हर जीवित प्राणी की सबसे बुनियादी जरूरत क्या है? पानी। सूखी स्थिति में तो बीजों का अंकुरण हो ही नहीं सकता। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि सिंचाई का मतलब खेतों में बेतरतीब ढंग से पानी बहाना नहीं होता। बिल्कुल नहीं। निश्चित और नियमित अंतराल पर खेत में पानी देने की प्रक्रिया को ही सिंचाई कहते हैं। ये पूरी तरह से एक मापी हुई वैज्ञानिक प्रैक्टिस है। ये इस बात पर निर्भर करता है कि फसल कौन सी है, मिट्टी कैसी है और मौसम क्या चल रहा है। उदाहरण के लिए आपने गौर किया होगा कि गर्मियों में खेतों में बहुत जल्दी जल्दी पानी देना पड़ता है।
ऐसा क्यों? इसके पीछे वाष्पन यानी इवापोरेशन का सीधा सा विज्ञान है। तेज गर्मी में मिट्टी और पौधों की पत्तियों से पानी बहुत तेजी से भाप बनके उड़ जाता है। इसी तीव्र वाष्पन की भरपाई करने के लिए किसानों को गर्मियों में सिंचाई की आवृत्ति काफी बढ़ानी पड़ती है। इसके बाद आता है हमारा खंड 5, सुरक्षित भंडारण। मान लीजिए फसल अच्छे से पक गई और कट भी गई, लेकिन असली चुनौती तो अब शुरू होती है। अगर ताज़ी उपज को नमी, चूहों या कीटों से नहीं बचाया गया तो महीनों की कड़ी मेहनत पल भर में बर्बाद हो सकती है। इस उपज को सुरक्षित रखने के कुछ बहुत ही विशिष्ट वैज्ञानिक चरण हैं। ताज़ी कटी फसल में काफ़ी नमी होती है, इसलिए फंगस और जीवाणुओं से बचाने के लिए दानों को तेज़ धूप में सुखाना एकदम अनिवार्य है। जब नमी कम हो जाती है तब छोटे स्तर पर इन्हें जूट के बोरों या धातु के बड़े डिब्बों में रखा जाता है। लेकिन अगर उपज बहुत विशाल है तो उसके लिए बड़े बड़े साइलों और अन्न भंडार इस्तेमाल होते हैं। और हाँ, घरेलू स्तर पर अनाज को सुरक्षित रखने के लिए नीम की सूखी पत्तियों का प्राकृतिक कीटनाशक के रूप में इस्तेमाल तो हम सबने देखा ही होगा। अब आते हैं आज के आखिरी हिस्से, खंड 6 पर, पशुओं से भोजन। खेती का मतलब सिर्फ जमीन और पौधे ही नहीं है। कृषि विज्ञान का दायरा इससे कहीं बड़ा है। हमारे भोजन का एक बड़ा हिस्सा सीधे तौर पर जानवरों से भी आता है। इसे हम पशुपालन कहते हैं। यह फसल उत्पादन के समानांतर चलने वाला एक बहुत ही व्यवस्थित विज्ञान है। जब घरों या फार्मों में पाले जाने वाले पशुओं को बड़े पैमाने पर उचित भोजन, सही आवास और देखभाल दी जाती है तो यह पशुपालन कहलाता है। इसी से हमें दूध, अंडे और मांस जैसी जरूरी चीजें मिलती हैं, जो खाद्य सुरक्षा का एक बेहद मजबूत स्तंभ है। तो अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़कर जा रहे हैं। मिट्टी को भुरभुरा बनाने वाले उस पारंपरिक हल से लेकर बीजों को परखने के विज्ञान, खाद मिलाने, तपती गर्मी में सिंचाई करने और विशाल साइलोज में उसे सुरक्षित रखने तक, इस पूरी जटिल वैज्ञानिक प्रक्रिया को समझने के बाद क्या अब खाने की थाली में मौजूद अन्न का एक एक दाना हमें एक बिल्कुल ही अलग नजरिए से नहीं दिखाई देगा? इस अथक प्रयास और विज्ञान को समझना ही पहले अध्याय के इस विश्लेषण का मुख्य उद्देश्य था। इस ज्ञान भरी यात्रा में साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।